यह वीडियो किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिनेमा की कहानी है जो इतिहास से जुड़े सवाल उठाती है, जवाब नहीं थोपती। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्या हमने जो इतिहास पढ़ा वही पूरा सच था? क्या किसी इमारत की दीवारों में छिपे राज आज भी हमें पुकार रहे हैं? तो अगर आपके अंदर सच्चाई खोजने की हिम्मत है, अगर आप सिर्फ कहानी नहीं, कहानी के पीछे की सोच समझना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि द ताज स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक बहस है, एक जागृति है और शायद एक चुनौती भी। और हां, स्वागत है फिल्म फैदम में। यहां हर फिल्म के पीछे छुपा है एक गहरा सच। नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस से ज्यादा देश भर में बहस छेड़ दी है। यह फिल्म उस सवाल को उठाती है जो सालों से भारतीय इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। क्या ताजमहल सच में एक मोहब्बत की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे इस विवादास्पद कोर्टरूम ड्रामा की, जो न सिर्फ एक गाइड की लड़ाई दिखाती है, बल्कि भारतीय इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को भी सामने लाती है जिन पर शायद ही कभी बात हुई हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द ताज स्टोरी की पूरी व्याख्या। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी सोच बदल सकती है। द ताज स्टोरी तुषार अमरीश गोयल के निर्देशन में बनी एक कोर्टरूम ड्रामा है जो 2 घंटे 45 मिनट की है। फिल्म को स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है। मुख्य कलाकार परेश रावल, विष्णु दास जो ताजमहल के टूर गाइड हैं, जाकिर हुसैन, एडवोकेट अनवर रशीद जो विरोधी पक्ष के वकील हैं, अमृता खान विलकर, हर्षा पटेल, नमित दास, अविनाश दास जो विष्णु का बेटा है, स्नेहा वाघ, सुष्मिता दास जो विष्णु की पत्नी है, ब्रिजेंद्र काला, एडवोकेट शशिकांत, शिशिर शर्मा, डॉ. श्रीनिवास पटेल, अखिलेंद्र मिश्रा, विभूति। फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने 1 करोड़ 4 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन इस फिल्म की असली कहानी बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नहीं, बल्कि इसकी कथा में छुपी है। कहानी शुरू होती है आगरा शहर से, जहां विष्णु दास नाम का एक अनुभवी टूर गाइड रहता है। विष्णु पिछले 30 सालों से ताजमहल में पर्यटकों को गाइड करने का काम कर रहा है। हर रोज वो सैकड़ों पर्यटकों को ताजमहल की वही कहानी सुनाता है, शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की दास्तान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। विष्णु गाइड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। इस दौरान एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेता है और ताजमहल के इतिहास पर गहरे सवाल पूछता है। विष्णु इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। उस रात दोस्तों के साथ शराब पीते हुए विष्णु एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि जो कहानी वो पर्यटकों को सुनाता है वो सच्चाई नहीं है। उसे खुद नहीं पता कि ताजमहल की असली कहानी क्या है। लेकिन यहीं विष्णु की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कोई इस बातचीत को वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। अचानक पूरे आगरा में विष्णु की बदनामी हो जाती है। लोग उसे धोखेबाज और झूठा कहने लगते हैं। उसके मुंह पर कालिक पोती जाती है और उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। विष्णु का बेटा अविनाश भी इस सब का खामियाजा भुगतता है। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अपमानित और गुस्से में विष्णु फैसला करता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी इसलिए हो रही है कि उसे सच नहीं पता, तो वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। विष्णु एक स्थानीय वकील शशिकांत के पास जाता है। शशिकांत पहले तो केस लेने से इनकार करता है, लेकिन फिर विष्णु को सलाह देता है कि वो कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर करे। अब विष्णु की मांगे क्या हैं? सबसे पहली बात, ताजमहल के निर्माण की ऐतिहासिक सच्चाई का पता लगाया जाए। दूसरा, ताजमहल के नीचे बने 22 बंद कमरों को खोला जाए। और तीसरा, यह पता लगाया जाए कि क्या ताजमहल वास्तव में शाहजहां ने बनवाया था या फिर यह पहले से मौजूद किसी हिंदू महल या मंदिर को तोड़कर बनाया गया। कोर्ट इस PIL को स्वीकार कर लेती है और एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहीं से फिल्म का असली ड्रामा शुरू होता है, कोर्ट रूम। विष्णु के खिलाफ खड़े होते हैं एडवोकेट अनवर रशीद, जो एक तेज तर्रार और अनुभवी वकील हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होती है। फिल्म का दूसरा हाफ पूरी तरह से कोर्टरूम सीन्स पर केंद्रित है।
यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों, किताबों और सबूतों के जरिए दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। विष्णुदास का पक्ष ये है, वो कोर्ट में कुछ बेहद अहम सवाल उठाता है। सबसे पहले तेजो महालय थियरी। विष्णु दावा करता है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। यह राजा जय सिंह के परिवार का महल था। फिर 22 बंद कमरे, ताजमहल के नीचे 22 कमरे बंद हैं जिन्हें कभी नहीं खोला गया। विष्णु पूछता है, अगर सब कुछ साफ है तो इन कमरों को खोलने से क्यों डर रहे हैं? अब शाहजहां ने जमीन खरीदी थी। विष्णु कहता है कि पर्शियन दस्तावेज पादशाहनामा में लिखा है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से यह जमीन खरीदी थी। सवाल उठता है कि अगर जमीन खरीदी थी तो वहां पहले क्या था? इसके अलावा कारीगरों के हाथ काटने की कहानी। विष्णु उस कहानी का जिक्र करता है जो आमतौर पर बताई जाती है कि ताजमहल बनाने के बाद 22,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। वो पूछता है, क्या यह प्यार की निशानी है? और मुमताज की मौत। मुमताज महल की मौत उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। विष्णु सवाल करता है, क्या यह मोहब्बत थी या सिर्फ शारीरिक संबंध? दूसरी तरफ एडवोकेट अनवर रशीद विष्णु के सभी दावों को चुनौती देते हैं। उनके मुताबिक ऐतिहासिक प्रमाण, ताजमहल के निर्माण के बारे में मुगल काल के सैकड़ों दस्तावेज मौजूद हैं। आर्किटेक्चरल साक्ष्य, ताजमहल की वास्तुकला विशुद्ध रूप से मुगल स्टाइल की है। यूनेस्को विश्व धरोहर, ताजमहल को यूनेस्को ने मुगल कला के नमूने के रूप में स्वीकार किया है। और 22 कमरे नहीं बल्कि गलियारा। अनवर बताते हैं कि 22 कमरे असल में कमरे नहीं बल्कि एक लंबा मेहराबदार गलियारा है जिसमें दरवाजे लगे हैं। कोर्टरूम में जबरदस्त बहस होती है। दोनों तरफ से इतिहासकारों, विशेषज्ञों और गवाहों को बुलाया जाता है। द ताज स्टोरी सिर्फ ताजमहल के बारे में नहीं है। यह फिल्म कई गहरे सवाल उठाती है। सबसे पहले, इतिहास कौन लिखता है? फिल्म पूछती है कि क्या हमारी हिस्ट्री की किताबें पूरी सच्चाई बताती हैं या फिर उनमें भी राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है? दूसरा, एजुकेशन सिस्टम की आलोचना की गई है। विष्णु कोर्ट में कहता है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक पक्ष की कहानी पढ़ाई जाती है। ब्रिटिश अत्याचारों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन मुगल शासकों के अत्याचारों के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? तीसरा, बौद्धिक आजादी का सवाल है। फिल्म एक बड़ा सवाल उठाती है, आजादी के इतने दशकों बाद भी क्या हम बौद्धिक रूप से आजाद हैं या फिर अभी भी पुरानी मानसिकता में बंधे हुए हैं? चौथा, धर्म नहीं, सच की बात है। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने साफ किया है कि यह फिल्म किसी धार्मिक मुद्दे को नहीं उठाती, यह सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित सवाल पूछती है। परेश रावल का किरदार कहता है, यह देश का मुद्दा है। वो चाहता है कि लोग खुद सोचें, खुद रिसर्च करें और अंधविश्वास की जगह तथ्यों पर यकीन करें। परेश रावल का शानदार अभिनय रहा है। उन्होंने विष्णु दास के किरदार में अपना बेहतरीन अभिनय दिया है। उनके डायलॉग्स इतने प्रभावशाली हैं कि थिएटर में लोग तालियां बजाते हैं। ये किरदार OMG, ओ माय गॉड के कांजी भाई की याद दिलाता है, एक आम इंसान जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। जाकिर हुसैन का सशक्त प्रदर्शन भी देखने लायक है। उन्होंने विरोधी वकील की भूमिका में बेहतरीन काम किया है। उनके और परेश रावल के बीच की कोर्टरूम नोकझोंक देखने लायक है। अब अगर फिल्म की कमजोरियों की बात करें तो सबसे पहली बात, फिल्म बहुत लंबी है। 2 घंटे 45 मिनट की रन टाइम थोड़ी ज्यादा लगती है। सेकंड हाफ में कोर्टरूम सीन्स दोहराए जाते हैं जो थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म सिर्फ एक पक्ष की बात करती है और दूसरे पक्ष को कमजोर दिखाती है। फिल्म का अंत भी साफ नहीं है। दर्शकों को कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। परेश रावल और जाकिर हुसैन को छोड़कर बाकी कलाकारों का अभिनय औसत है। IMDb रेटिंग की बात करें तो 3.9 में से 10, 403 वोट से। ज्यादातर समीक्षकों ने फिल्म को 2 से 2.5 स्टार दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को औसत बताया है। पब्लिक रिव्यू की बात करें तो सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग इसे निडर और विचारोत्तेजक मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्रोपगेंडा फिल्म बताते हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। सबसे पहले पोस्टर विवाद हुआ। फिल्म का पहला पोस्टर दिखाता था कि परेश रावल ताजमहल का गुंबद खोल रहे हैं और अंदर से शिवलिंग निकल रहा है। इस पर बवाल मच गया और परेश रावल ने पोस्टर डिलीट कर दिया। इसके बाद 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हुए दायर की गई।
आगरा के टूरिज्म गिल्ड ने फिल्म की निंदा की और कहा कि यह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। बौद्धिक संपदा विवाद भी सामने आया, जिसमें राजनीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि फिल्म उनकी PIL पर आधारित है, जो उन्होंने 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इन सभी विवादों के बावजूद फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई और हाउसफुल शो चले। तो दोस्तों, द ताज स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। चाहे आप इससे सहमत हों या नहीं, ये फिल्म जरूर इतिहास के बारे में बातचीत शुरू करती है। क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप कोर्टरूम ड्रामा पसंद करते हैं, इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं और परेश रावल के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आपको लंबी और दोहरावदार फिल्में पसंद नहीं हैं, तो यह आपको बोर कर सकती है। हमारी रेटिंग है 2.5 में से 5 स्टार। तो बताइए कमेंट में, क्या आपने यह फिल्म देखी? आपकी क्या राय है? और क्या आपको लगता है कि इतिहास की किताबों में बदलाव होना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिल्म फैदम को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली फिल्म में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।